नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुलवामा हमले की। यह हमला जैश ए मोहम्मद ने किया है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसके बारे में किसी के मन में कोई शक नहीं है। हम सबके मन में एक गुस्सा है और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इन आतंकवादियों को सबक सिखाए। गुस्सा होना लाजमी है, मैं मानता हूं। हमारे मन में हमारे जो जवान शहीद हुए उनके बारे में दुख भी है, वेदना भी है, लेकिन इस समाज का एक हिस्सा आतंकवादियों से लड़ने के बजाय हमारे ही कुछ लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहा है, उससे कई सवाल मेरे मन में पैदा हुए हैं। मैं खुद को पूछना चाहता हूं, क्या हम सब सचमुच में भारतीय हैं? हम भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं? अगर हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना है तो क्यों हम हमारे ही जो भाई है, कश्मीरी लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? इनको क्यों धमका रहे हैं? इनको क्यों गालियां दे रहे हैं? कई जगह तो कश्मीरी स्टूडेंट्स को अपने हॉस्टल छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा, सीआरपीएफ को भी एक अपील देनी पड़ी और कहना पड़ा कि आपको अगर किसी से डर लगता हो तो आप हमें संपर्क कीजिए। यह क्या हो रहा है? भारत में रहकर भारतीयों के खिलाफ यह जंग किसने चालू किया है? हम हमेशा कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा सवाल यह है कि अगर कश्मीर हमारा है तो क्या कश्मीरी लोग और कश्मीरियत हमारी नहीं है? हम इनसे प्यार नहीं करते? तो क्यों यह सारी कार्रवाई, ये अलग तरह का आतंकवाद उनके खिलाफ किया जा रहा है? सबसे बड़ा जो हंगामा हुआ वो देहरादून में। वहां एक मॉब जमा हुआ और इन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में जाकर वहां गालियां दी। हॉस्टल की मैनेजमेंट डर गई और उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप कुछ दिनों के लिए यह हॉस्टल छोड़कर चले जाएं। यह सबसे खतरनाक बात है और खराब बात है, क्योंकि हमारे देश में ही हमारे ही लोगों को अगर अपना घर, हॉस्टल या अपनी गली या अपना गांव छोड़ना पड़े तो क्या होगा? ये राजस्थान में भी हुआ, ये पंजाब में भी हुआ, बिहार में कुछ कश्मीरी ट्रेडर्स को धमकाया गया। कश्मीरी ट्रेडर्स के खिलाफ अफवाहें शुरू हो गई। ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जो हमेशा आतंकवाद का साथ करती है। उन्होंने तो इन कश्मीरी ट्रेडर्स के खिलाफ ऐसी न्यूज दी जिससे शक पैदा हो, और समाज के मन में अगर शक पैदा होता है तो समाज इस ट्रेडर्स के खिलाफ हो जाएगा और उनको पीटेगा। मुझे लगता है यही उनको करना था। ये कौन लोग हैं जो हमारे देश में दंगा भड़काना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश में ही एक दूसरे को बांटना चाहते हैं? ये सारे लोग, मेरा ये विश्वास है कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों की ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादी चाहते हैं कि इस देश के टुकड़े हो, इस देश के लोग एक दूसरे से लड़े, यहां दंगे हो। जो लोग आज कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे, वो इनका ही साथ दे रहे हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स को धमकाने वाले कौन लोग थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जम्मू में जिन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला वही हिंदुत्व आतंकवादी इसके पीछे थे। इन लोगों ने एक क्लीन द नेशन नाम का ग्रुप भी बनाया और इस ग्रुप में जो जो जवानों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा, आलोचना करेगा, उनको सबक सिखाने की शपथ ली। इन्होंने ऐसे एक प्रोफेसर पर केस डाले। बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंस फेल्यूर के खिलाफ लिख रहे थे या सरकार की आलोचना कर रहे थे, इनको भी इस ग्रुप ने धमकाया, इनके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए दबाव डाले। हर तरह से उन्होंने कहा कि अगर हमारे जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, यहां जो लोग हैं, जो एंटी नेशनल है, उनके खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक करें। मामला यहां रुकता नहीं है। जम्मू में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला।
प्रोटेस्ट मार्च के बाद पथराव हुआ, कुछ कारें जलाई गई, मुस्लिम ट्रेडर्स के दुकानों पर पथराव किया गया, हमला किया गया। कलकत्ता में एक कश्मीरी डॉक्टर को धमकाया गया। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में कुछ कार्यकर्ता घुस आए और वहां जो कश्मीरी वेटर्स काम कर रहे थे, इनको भारत माता की जय स्लोगन्स देने पड़े। मेरा सवाल यह है कि क्या कश्मीरी हमारे नहीं, भारतीय नहीं? क्या हम एक तरह के आतंकवाद का मुकाबला दूसरी तरह के आतंकवाद से करना चाहते हैं? परेशान कश्मीरी स्टूडेंट्स को मदद करने का काम कुछ कार्यकर्ता कर रहे थे। इसमें से एक थी जेएनयू की स्टूडेंट लीडर सेहला रशीद। सेहला ने ट्वीट्स किए, शांति का आह्वान किया, इन स्टूडेंट्स को मुसीबत में मदद करने की कोशिश की। लेकिन नतीजा क्या निकला? हिमाचल पुलिस ने उनके खिलाफ ही एफआईआर कर दिया। आज सेहला परेशान है, लेकिन पुलिस के खिलाफ और जो इस तरह से कम्युनल एलिमेंट्स है उनके खिलाफ भी लड़ रही है। अफसोस की बात यह है कि सारा मीडिया अपना कर्तव्य नहीं कर रहा। बहुत सारे हिंदी या अन्य भाषिक हिंदी चैनल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने न्यूज रूम को वॉर रूम बना दिया है। लड़ने का काम तो जवानों का है, लेकिन यहां खुद एंकर ही लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, सबक सिखाएंगे, जवाब देंगे। यह इनकी भाषा है। क्या पत्रकार का यह काम है? इनकी भाषा से समाज में एक बड़ा प्रक्षोभ निर्माण होता है और लोग रास्ते पर उतर आते हैं। आज अगर माहौल खराब हुआ है तो इसमें जितना आतंकवादियों का हाथ है, उतना ही हमारे न्यूज चैनल्स का हाथ है। एक तरह से ये सारे न्यूज चैनल्स जो अपने टीआरपी के लिए ये सारी बात कर रहे हैं, वो आतंकवादियों की, देश के दुश्मनों की मदद ही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह गुस्सा मुसलमानों के खिलाफ भी उतर आया। मुसलमानों को लोग गालियां देने लगे। ये सारे के सारे राइट विंगर्स थे या फिर मुस्लिम हेटर्स थे। इसके बाद पत्रकारों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। रवीश कुमार हो या फिर अभिसार शर्मा हो, राजदीप सरदेसाई हो या बरखा दत्त, इनको धमकाया गया, इनको गाली गलौज किया गया, इनको कहा गया कि हम तुमको मार डालेंगे। बरखा दत्त को तो 100 से भी ज्यादा ऐसे ट्वीट्स आए, धमकाने वाले फोन्स आए। अभिसार शर्मा ने तो पुलिस के पास कंप्लेंट भी दे दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खुद को देशभक्त कहलाने वाले इन बदमाशों से मेरा एक सवाल है, क्या आपके धमकियों से हम पत्रकार डर जाएंगे? कई सालों से मैं धमकियां सुनते आया हूं, गालियां खाते आया हूं, लेकिन मैंने मेरा काम कभी नहीं छोड़ा है। ये पत्रकार भी डटे रहेंगे, खुद का कर्तव्य करेंगे, क्योंकि आज के डरावने माहौल में पत्रकार का काम बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा काम है समाज को सच कहना और समाज में शांति फैलाना। हमें बताया जाता है कि आपको इस वक्त सरकार से आलोचना नहीं करनी चाहिए। पूरे देश को एक होकर इस संकट का सामना करना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि क्या मुंबई हमले के वक्त या तो फिर यूपीए के वक्त जो आतंकवादी हमले हुए, तब नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने यह सोचा था? मुंबई के हमले के वक्त नरेंद्र मोदी को यह बताया गया था कि सिक्योरिटी के कारणों की वजह से आप मुंबई में नहीं आए, लेकिन वो यहां आ गए। उन्होंने यूपीए सरकार की आलोचना की और यहां जो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उसकी भी आलोचना की। उस वक्त यूपीए में जो गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और गृह मंत्री आर पाटिल को भी इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त मोदी जी जो सवाल कर रहे थे, वो सवाल आज अगर विपक्ष उठाता है तो उसमें गलती क्या है? अगर हम पूछते हैं कि हमारे 42 जवान शहीद हो गए, इसके पीछे कारण क्या है, तो उसमें गलत क्या है? जम्मू कश्मीर के गवर्नर कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो क्या यहां का मीडिया, यहां का विपक्ष, यहां की जनता इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों हुआ, यह पूछ नहीं सकती? मुझे लगता है हमें विनम्रता से सवाल पूछने चाहिए।
क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने का हक मीडिया को है, जनता को है। आतंकवादी हमला हुआ है, हम पूरे देश के साथ हैं, लेकिन गलती क्यों हुई? जैश ए मोहम्मद ने हमला किया, सुसाइड बॉम्बर था, लेकिन सुसाइड बॉम्बर वहां सुरक्षा होते हुए भी क्यों पहुंचा? यह सवाल पूछने का हमें हक है। हम सवाल पूछेंगे, आप कितना भी गुस्सा हो, हमें उसकी परवाह नहीं। सवाल शांति से, सवाल डेमोक्रेटिकली हम पूछेंगे। आखिर में एक अच्छी बात, पॉजिटिव चीज, जब कश्मीरी स्टूडेंट्स को धमकाया जा रहा था तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। कई संस्थाएं ऐसी है जिन्होंने उनको शेल्टर दिया, इनको खाना दिया और उनको कुछ कपड़े भी दिए। यह बड़ी अच्छी चीज है। इस भारत से हम प्यार करते हैं। हमें ऐसा भारत चाहिए जो एक दूसरे को मदद करे, जो सेक्युलरिज्म की राह पर चले। आतंकवाद का तो निषेध करना ही चाहिए, आतंकवाद का तो मुकाबला करना ही चाहिए, लेकिन एक दूसरे से लड़के आतंकवाद का मुकाबला कभी नहीं होगा। हम सबको यह बात समझनी होगी और सबक भी सीखना होगा।